दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिससे कोई भी इंसान बेखबर नहीं है। उस हस्ती का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उनके अखबार बेचने से लेकर उनके मिसाइल मैन बनने तक के सफ़र की एक छोटी सी झलक। उनके परदादा का नाम अबुल, उनके दादा का नाम पाकिर, उनके पिता का नाम ज़ैनुल आबदीन था और उनका खुद का नाम अब्दुल कलाम। तो ऐसे उनका पूरा नाम बनता है अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। शॉर्ट में देखें तो APJ अब्दुल कलाम। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास मुस्लिम तमिल फैमिली में 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुई। उनके पिता कश्ती चलाया करते थे। अब्दुल कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थीं। कलाम के 3 बड़े भाई थे जिनका नाम मोहम्मद मुत्तू मीरा, मुस्तफ़ा कमाल, मोहम्मद कासिम था और एक बहन जिनका नाम आसिम ज़ोहरा था। बचपन में 2 लोगों का उन पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। एक थे उनके दोस्त जलालुद्दीन जो कि उम्र में उनसे 15 साल बड़े थे और एक उनके कज़िन शमशुद्दीन। डॉक्टर कलाम के 3 बहुत अच्छे दोस्त थे, एक रामानंद शास्त्री, अराविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों दोस्त ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरे गांव में केवल अकेले आदमी थे जिन्हें इंग्लिश लिखना आती थी। वो डॉक्टर कलाम को साइंस की तरक्की के बारे में बताया करते थे और पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करते थे। डॉक्टर कलाम के घर के हालात अच्छे न होने के कारण उन्हें अपने कज़िन शमशुद्दीन के साथ अखबार भी बेचना पड़ता था। अखबार बेचने के साथ वो पूरा अखबार पढ़ लिया करते थे। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा और उनका नाम स्वाट्स हाई स्कूल में लिख गया। उन्हें बचपन से आसमान की मिशरीस और परिंदों का हवा में पंखों से उड़ना बहुत ज़्यादा प्रभावित किया करता था। वो सारस और सीगल जैसे परिंदों को बहुत देर तक देखा करते थे। स्वाट्स हाई स्कूल के बाद उन्होंने अपने इंटरमीडिएट के लिए सेंट जोसेफ्स कॉलेज में 1950 में एडमिशन ले लिया। जब उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया तब तक उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक स्टूडेंट के लिए आगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। जब उनका BSc कंप्लीट हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि फ़िज़िक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है। अगर उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो उन्हें इंजीनियरिंग करना पड़ेगी, जिसके लिए फिर उन्होंने MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने को सोचा। एडमिशन की फ़ीस 1000 रुपये थी, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी बहन ज़ोहरा ने अपने सोने के सारे गहने बेचकर उनका एडमिशन करवाया। MIT में 2 एयरक्राफ्ट रखे हुए थे जो सिर्फ इसलिए रखे थे जिससे बच्चों को प्रैक्टिकली सारे पार्ट्स दिखाए जा सकें। उन एयरक्राफ्ट से डॉक्टर कलाम को अजीब अट्रैक्शन था। जब सारे बच्चे हॉस्टल चले जाया करते थे तो वो उन एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को घंटों बैठकर देखा करते थे और उनके बारे में सोचते रहते थे। फर्स्ट ईयर के बाद जब स्पेसिफिक ब्रांच चुनने का मौका आया तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपनी मेन ब्रांच चुन लिया। जैसे ही उन्होंने कोर्स पूरा किया तो उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उन्हें एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाना था। उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जब उनकी प्रोग्रेस देखी तो उन्हें डांटा और उनका काम देखकर बहुत दुखी हुए। डॉक्टर कलाम ने उनसे 1 मंथ का टाइम मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर मॉडल नहीं बना तो उनकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। स्कॉलरशिप से ही उनकी पढ़ाई चल रही थी और अगर स्कॉलरशिप बंद हो गई तो उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता। स्कॉलरशिप होने के डर से अब्दुल कलाम ने 3 दिन बिना सोए पूरी मेहनत से मॉडल बनाने की कोशिश की। 3 दिन बाद जब प्रोफेसर ने डिज़ाइन देखी तो उन्हें गले से लगा लिया और उनकी तारीफ़ की। इस इंसिडेंस के बाद डॉक्टर कलाम को समझ में आ गया था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब अगर आपको अपने मिशन में कामयाब होना है तो आपको अपने दिमाग को सिर्फ एक तरफ लगाना पड़ेगा। MIT के बाद उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया। वहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 ऑप्शन थे। एक कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लें या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में DTDP मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ज्वाइन कर लें। उन्होंने दोनों का इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन DTDP में हो गया। उन्होंने DTDP में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंस की पोस्ट पर 250 रुपये पर मंथ सैलरी से ज्वाइन किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हो गई। यहाँ उन्हें एक होवरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने का मौका मिला जिसका नाम था जैम, ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन। उस टाइम के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने इस प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ़ की और उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद उन्हें इनकोस्पार मतलब इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में रॉकेट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिला। इंटरव्यू बॉम्बे में था। ये इंटरव्यू विक्रम साराभाई, MGK मेनन और डॉक्टर सर्राफ ने लिया।
विक्रम साराभाई को आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन मतलब इसरो को फाउंड किया था। इंटरव्यू में सिलेक्शन के कुछ मंथ बाद उन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। ये 1963 का साल चल रहा था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का सामना करना और उन्हें सॉल्व करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन प्रॉब्लम सक्सेस और फेलियर के बीच की दीवार हैं। प्रॉब्लम्स इंसान के अंदर के करेज और विजडम को बाहर निकालती हैं। 1969 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर कलाम को SLV पर काम करने को बोला। SLV एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आज़ादी हासिल करना है तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है अपनी तालीम और तरबियत को अच्छा बनाओ और अपने पूरे फोकस से नॉलेज हासिल करो। इल्म नॉलेज वो पूंजी है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी भी इंसान को सही डायरेक्शन तभी मिल सकती है जब उसके पास सही और अप टू डेट नॉलेज हो। दूसरा तरीका है कि अपने काम को अपना फ़ख्र समझें, उस पर गर्व करें और जो करें उस पर यकीन रखें या जिस पर यकीन हो वो करें। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 को लॉन्च किया गया। पहली स्टेज तक ये रॉकेट सही से उड़ा, लेकिन सेकंड स्टेज में ये फेल हो गया और ये रॉकेट श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। इस हादसे से डॉक्टर कलाम को बहुत सदमा पहुंचा। इसकी फेलियर एनालिसिस करने के बाद इस रॉकेट को फिर से 18 जुलाई 1980 में उड़ाने का फैसला हुआ और सुबह 8 बजे इंडिया का पहला सैटेलाइट व्हीकल उड़ा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस का दिन था, क्योंकि इंडिया उन कंट्री में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस कामयाबी के बाद एक दिन प्रोफेसर धवन का फ़ोन आया और डॉक्टर कलाम को अगले दिन दिल्ली बुलाया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती हैं। वो थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और पैरों में पहनने के लिए सिर्फ स्लीपर थी, जिसे पहनकर वो इंदिरा गांधी से नहीं मिल सकते थे। इस प्रॉब्लम को जब डॉक्टर कलाम ने प्रोफेसर धवन को बताया तो प्रोफेसर धवन ने कहा कि कपड़ों की टेंशन ना लो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफ़ी है। रिपब्लिक डे 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से नवाजा गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए 4 फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। एक गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजिंग और बिलीविंग। मतलब सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें, फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने गोल को विजुअलाइज करें और अपने ऊपर यकीन रखें कि आप अपने गोल को पूरा कर लेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने नहीं देते। फिर उन्होंने और मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम किया और रोहिणी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइल्स को बनाया। इन सारी मिसाइल्स की वजह से रिपब्लिक डे 1990 को डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस टाइम वो उसी 10 बाई 12 फीट के कमरे में रहते थे जहां सजावट के लिए सिर्फ किताबें थीं, पेपर्स थे और किराए पर लिया हुआ कुछ फर्नीचर। जब डॉक्टर कलाम 60 साल के हुए तो उन्होंने और उनके दोस्त प्रोफेसर पी रामाराव ने एक स्कूल खोलने का सोचा जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ा सकें और स्कूल का नाम राव कलाम स्कूल सोचा, लेकिन सरकार ने उन्हें और प्रोफेसर रामाराव को रिटायर नहीं होने दिया। इस वजह से वो अपना स्कूल खोलने का ख्वाब पूरा ना कर सके। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि नौजवानों की पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ विज़न और दूसरी है लैक ऑफ डायरेक्शन। वो कहते हैं कि कोई कितना भी गरीब या छोटा हो, लेकिन उसे अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं और सफरिंग सक्सेस का जौहर है। इसके बाद 1997 में इंडिया के डिफेंस सिस्टम में साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। 41 साल तक अपनी ज़िंदगी मिसाइल्स में लगाने के बाद 1999 में डॉक्टर कलाम DRDO से रिटायर हुए। इसके 3 साल बाद उन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया और 2002 से 2007 तक वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर कलाम की प्रॉपर्टी में देखा जाए तो सिर्फ एक घर जो उनके पिता ने रामेश्वरम में बनवाया था, 2500 किताबें, एक शहनाई, 6 शर्ट्स, 4 पैंट, 3 सूट्स और एक जोड़ी जूता। और उनकी मेन उपलब्धियां थीं, उनके पास 40 डॉक्टरेट डिग्रियां थीं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम अवार्ड, 11वें इंडिया के प्रेसिडेंट का शर्फ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब। 70 साल की उम्र में उन्हें यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला।
एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी रिटायरमेंट नहीं लिया और 25 जुलाई 2015 में शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देते टाइम ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।